हेलो कक्षा 10 के मेरे सारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी का फिर से एस के गुरुकुल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं सेट नंबर 2 यानी कि दूसरा सेट। जो पहला सेट था वो मैंने कल करा दिया। उसकी लिंक हमारे इसी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी या इसी वीडियो में मिल जाएगी। नीचे आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये समझ लीजिए, मैंने बताया है तुम लोगों को कि 20 जो सेट होंगे OMR बेस्ड सेट, ये मैं आपको इसी चैनल पे कराऊंगा। अच्छा, एक ये दावे के साथ ये मान लीजिएगा कि जैसे ही आप लोगों के 20 सेट ये हो जाए तो ये मान के चलिएगा कि आप लोगों के OMR जो सीट पर आप लोग क्वेश्चंस के उत्तर दोगे, एक भी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों का गलत नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर आप लोगों ने 20 सेट ये कर लिए ईमानदारी से, तो एक भी प्रश्न 20 में से गलत नहीं होगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा सेट। यानी कि इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा दूसरे सेट का, वो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है। तो इसमें आंसर आप लोगों को बताइएगा। आंसर आप लोग वैसे ही बताएंगे कल की तरह कि पहले का क्या है, पहले का ए है अगर तो ए लगाना, पहले का बी है तो बी लगाना, सी है तो सी लगाना, डी है तो डी लगाना। इस तरीके से आंसर आप लोगों को देने हैं। ठीक है। तो बताइए, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, कौन है रचनाकार इसके। ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी इंसा अल्लाह खां, या सी सदाशिवलाल, या फिर डी लल्लूलाल। इसमें से कौन सा आंसर आप लोगों का सही है बताइएगा। हाँ, बताइए। फर्स्ट का ए है, बी है, सी है या डी है। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। चलिए, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। कुछ बच्चों का सही आ रहा है। ठीक, पहले का बी है आंसर, बी मुंशी इंसाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी लिखी है मुंशी इंसाअल्लाह खां ने। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए, बताइए क्या है। दूसरा प्रश्न है, अजातशत्रु नाटक के रचनाकार हैं, कौन है। ए, दूसरे का ए है जयशंकर प्रसाद, दूसरे का बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे का सी है रामचंद्र शुक्ल, या दूसरे का डी है राम कुमार वर्मा। बताइए, दूसरे का क्या है। दूसरे का ए जयशंकर प्रसाद, दूसरे का बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरे का सी रामचंद्र शुक्ल, दूसरे का डी राम कुमार वर्मा। कौन सा आंसर सही है। हाँ, ये कुल मिलाकर के अधिकतर बच्चों का सही आ रहा है, जयशंकर प्रसाद। ठीक, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल सही है। चलिए, अगला बताइए। तीसरा, तीसरे का आंसर क्या है। तीसरे का आंसर बताइए जी, तीसरे का उत्तर दीजिए। तीसरा क्या है, शुक्ल युग के आलोचना विधा के प्रमुख लेखक हैं, कौन है इनमें से। बताइए बताइए। तीसरे का ए है प्रेमचंद, तीसरे का बी है प्रताप नारायण मिश्र, तीसरे का सी है रामचंद्र शुक्ल, या तीसरे का डी है इनमें से कोई नहीं। प्रेमचंद, तीसरे का बी प्रताप नारायण मिश्र, तीसरे का सी रामचंद्र शुक्ल, तीसरे का डी इनमें से कोई नहीं। हाँ, कुछ बच्चों का सही आंसर आया है। प्रताप नारायण मिश्र नहीं है शुक्ल युग के, रामचंद्र शुक्ल आंसर सी है, तीसरे का सी। ठीक है। चलिए, चौथे का आंसर क्या होगा। चौथा पूछ रहा है, शुक्लोत्तर युग की समय अवधि कितनी थी। शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है कितनी। ऑप्शन बताइए। ए वाला है सन 1900 से
1918 ईस्वी तक, या फिर बी है 1938 से 1947 ईस्वी तक, या फिर सी है सन 1947 से अब तक, या फिर डी है सन 1918 से 1938 तक। आंसर क्या है इसमें? चौथे का ए है, चौथे का बी है, चौथे का सी है, या चौथे का डी है? बताइए। शुक्लोत्तर युग की समय अवधि है। चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, कुछ बच्चों का ठीक आ रहा है। बी आंसर है। सन 1938 ईस्वी से लेकर के सन 1947 ईस्वी तक शुक्लोत्तर युग का समय रहा है। ठीक है, अगला बताइए। पांचवा, पांचवे का आंसर क्या होगा? चलिए पांचवे का आंसर बताइए। पांचवा क्या पूछ रहा है? पांचवे का क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनंत आकाश के रचनाकार हैं, कौन है? ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए जो है जयप्रकाश भारती लिखा है, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती है, और ऑप्शन जो सी है वो है बाबू गुलाब राय, और ऑप्शन जो डी है वो है उपेंद्र नाथ अस्क। अनंत आकाश के रचनाकार हैं, कौन से हैं? ऑप्शन बताइए। पांचवें का ए है जयप्रकाश भारती, पांचवें का बी है धर्मवीर भारती, या पांचवें का सी है बाबू गुलाब राय, या पांचवें का डी है उपेंद्र नाथ अस्क? इसमें आंसर क्या होगा? नहीं नहीं, बी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ए है जयप्रकाश भारती। इसका उत्तर है जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती हैं अनंत आकाश के रचनाकार। ठीक है, चलिए ठीक ठीक। अच्छा अगला बताइए, छठा, छठवें का क्या होगा? छठा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है छठा? ये लिखा है प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है? प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है, यानी कि आंसर सिक्स का क्या होगा? सिक्स का ए रस पर आधारित ग्रंथ थे, या फिर ऑप्शन बी आश्रयदाताओं की प्रशंसा, या फिर ऑप्शन सी नवीन उपमानों का प्रयोग है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? छठे का क्या होगा? ए, बी, सी, या डी? प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है क्या है? कुछ बच्चों का ठीक आ रहा है, कुछ बच्चों का, दो चार बच्चों का सही आ रहा है। हाँ बिल्कुल। नहीं नहीं, बी आंसर नहीं है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा इसमें नहीं की गई है। इस चलिए मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, सी आंसर है, नवीन उपमानों का प्रयोग। ठीक है, बिल्कुल। चलिए सातवें का आंसर बताइए, सातवें का क्या है? सातवें का आंसर बताइए। सातवां प्रश्न क्या है? देखिए सातवां प्रश्न है रीतिकाल की समय अवधि है। रीतिकाल की जो समय अवधि रही है वो कब से कब तक रही है? तो ऑप्शन बताइए। ए है सन 1643 से लेकर के 1656 ईस्वी तक, या बी है सन 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक, या ऑप्शन सी है सन 1643 से 1943 ईस्वी तक, या ऑप्शन डी है सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक? बताइए सातवें का क्या है? ए है 1643 से 1656 तक, बी है 1643 से 1843 तक, या सी है 1643 से 1943 तक, या फिर डी है 1643 से 1800 ईस्वी तक? बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। हम्म, सही आ रहा है, सही आ रहा है।
नहीं, कुछ बच्चों का तो गलत है, इसमें कुछ बच्चों का गलत है, आ रहा है सन 1643 से 1656 तक नहीं है ना, तो 1643 से 1943 तक है। आंसर बी है इसका। सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक रहा है, ठीक है, इसका आंसर ये है। चलिए अगला वाला बताइए, ये तो सभी का आंसर सही होना चाहिए, सभी का आंसर सही होना चाहिए ये। 8वें का, आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं, कौन कही जाती हैं आधुनिक युग की मीरा, कौन है इनमें से बताइए। मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। 8वें का क्या होगा, ए मीराबाई, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी महादेवी वर्मा, या डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। हाँ, 90% लोगों का उत्तर इसका सही आ रहा है, आंसर सही है महादेवी वर्मा। बिल्कुल बिल्कुल, 90% बच्चों का सही आ रहा है, बच्चे पढ़ते हैं इसका मतलब। चलिए नमा आंसर बताइएगा, नमे का क्या है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है, इनमें से कौन सी है, मैथिली शरण गुप्त की रचना इनमें से कौन सी है। ए है परिवर्तन, वी है भारत भारती, या सी है निर्जा, या डी है कामायनी। बताइए क्या कौन सी रचना है इसमें, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी। देखिए मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रश्न भी याद रखना। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। नमे का ए है परिवर्तन, नमे का बी है भारत भारती, नमे का सी है नीरजा, या नमे का डी है कामायनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, भारत भारती ही है, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, बिल्कुल सही है। कामायनी तो जयशंकर प्रसाद की है, निर्जा जो है वो महादेवी वर्मा की है, और परिवर्तन जो है रामधारी सिंह दिनकर का है। ठीक ठीक बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगला बताइए, अगला 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 क्या है, अगले का आंसर क्या है। 10वां, 10वां क्वेश्चन ये लिखा है, केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि हैं, केदारनाथ सिंह किस शतक के कवि है इसमें से। ऑप्शन बताइएगा। ऑप्शन ए वाला सही है, तार सप्तक, यानी कि प्रथम जो था इसको तार सप्तक के नाम से जानते हैं, प्रथम तार सप्तक। दूसरा तार सप्तक इसके हैं, या तीसरा तार सप्तक इसके हैं, या चौथा तार सप्तक इसके हैं। हाँ एक चीज ये याद रखना, ये हमको कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि प्रथम तार सप्तक का संपादन कब हुआ था, द्वितीय का कब हुआ, तीसरी तृतीय का कब हुआ। ये हम तीनों क्वेश्चंस आप लोगों के प्रीवियस जो वीडियो मैंने डाला है उसमें बताया है कि प्रथम तार सप्तक का संपादन कब हुआ, दूसरे का कब, या तीसरे का कब हुआ। इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, पहले का कब हुआ, तीसरे का कब हुआ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि हैं, आंसर देखिए, आंसर किसी का सही नहीं आया। चलिए आंसर नंबर है सी, 10वें का सी, तीसरा तार सप्तक आया था उसमें केदारनाथ सिंह कवि थे। ठीक है, चलिए अगला बताइए। ये पंक्तियां दी हैं कुछ, इसका आंसर बताइएगा। इसमें ये लिखा है, बताइए, ये क्वेश्चन है, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, उपयुक्त पंक्तियों में रस कौन सा है। वीर रस है ए वाला, करुण रस है बी वाला, हास्य रस है सी वाला, या फिर शांत रस है डी वाला। 11वें का आंसर क्या है। 11वें का ए वीर रस, 11वें का बी करुण रस, 11वें का सी हास्य रस, या 11वें का डी शांत रस। इस इन पंक्तियों में आप लोगों को देखो स्पष्ट है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें जो है पीड़ा, पीड़ा की बात हो रही है,
और आंसू की भी बात हो रही है। इसका मतलब इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए? दुख की बात हो रही है। दुख किस में आता है? करुण रस। बिल्कुल, बहुत अच्छा। हाँ, ये बच्चों ने आंसर अच्छा दिया। चलिए 12 बताइए, 12 क्या है? 12वें का आंसर बताइए। रूपक अलंकार होता है, बताइए। आंसर ए, उपमेय में उपमान की संभावना पाई जाती है, सॉरी समानता पाई जाती है, या फिर उपमेय में उपमान के अभेद में होता है, या फिर उपमेय में उपमान की विशिष्टता होती है, या फिर डी वाला है उपमेय से उपमान की हीनता। बताइए। 12वें का ए है, 12वें का बी, 12वें का सी, या 12वें का डी? देखिए, रूपक अलंकार बताया नहीं था मैंने बताया था जहां उपमेय में उपमान की समानता पाई जाती है वहां पर हम रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक, इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर? 12वें का ए, बिल्कुल राइट। चलिए, ये कल वाला है, ये कल वाला फिर से इसमें आ गया। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस छंद के प्रत्येक चरण में 11 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं? किसका यह लक्षण है? आंसर ए दोहा, आंसर बी रोला, आंसर सी चौपाई, या आंसर डी बरवे? बताइए। 13वें का ए है दोहा, 13वें का बी है रोला, 13वें का सी है चौपाई, या फिर 13वें का डी है बरवे? तो इसका आंसर है 13वें का बी। ठीक, आंसर 13वें का बी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला बताइए। 14, 14 का क्या होगा? परिपूर्ण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? देखो, उपसर्ग का मतलब होता है शुरुआत में, स्टार्ट में, यानी कि शुरू में आकर के उस शब्द का अर्थ बदल दे, उसको बोलते हैं उपसर्ग। स्टार्ट में आकर के उस शब्द का अर्थ बदल दे। जैसे पूर्ण लिखा इसमें है, अपूर्ण में लगा है परि। क्या लगा है? परि। तो ये देखो, पूर्ण तो पहले तो शब्द पूर्ण था, लेकिन इसके शुरुआत में आ गया परि, तो हो गया परिपूर्ण। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए है पा, आंसर बी है परि, आंसर सी है पूर्ण, या आंसर डी है पर? तो आंसर देखो, पूर्ण से पहले क्या लगा है? परि। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? परि होना चाहिए बस। उपसर्ग बहुत अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हो, आराम से पहचान सकते हो। यानी देखो, पूर्ण में स्टार्ट में क्या लिखा है? परि, बस परि हो गया। जैसे प्रबंध लिखा हो तो बंध में क्या लगा है? पर, प्रा, तो प्रा हो गया। जैसे परिवार लिखा हमने हमने क्या लिखा? परिवार। रुकिए रुकिए, हमने लिखा है परिवार, परिवार। तो अगर हम आप लोगों से पूछें इसमें उपसर्ग कौन सा है, देखो बार में परि जुड़ गया, यानी कि परि हो गया, यही तो है। जैसे प्रहार पूछा है हमने, प्रहार, तो हार में कौन सा शब्द जुड़ा है? प्रा, यानी कि इसका उपसर्ग प्रा हो गया। इसी तरीके से आपको आंसर देने हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था? इसका आंसर है बी, परी, बस। ठीक, अगला बताइए। चलिए 15, ये तो सभी को आना चाहिए। ये तो मैंने कल इसकी ट्रिक बताई थी, किस तरीके से आपको पहचाने जाते हैं कि कौन सा समास होता है इसमें। माता पिता में समास है, कौन सा समास है? बताइए। इसका आंसर ए है अव्ययीभाव समास, बी है द्विगु समास, या फिर सी है द्वंद्व समास, या फिर डी है कर्मधारय समास। माता पिता, यानी कि माता और पिता। मैंने क्या बताया था कल? मैंने ये बताया था कि अगर दोनों पद प्रधान हो, मतलब दोनों मुख्य हों, जैसे माता और पिता, ये दोनों मुख्य तो हैं हमारे जीवन में। अगर माता और पिता में से कोई एक भी हमारे जीवन में नहीं रहता है तो हमको उसकी महत्वपूर्णता पता चलती है कि माता और पिता हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। यानी कि दोनों पद प्रधान इसमें है। जब भी दोनों पद प्रधान हो, यानी कि विलोम पाया जाए, जब भी विलोम पाया जाता है तो वहां पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। ठीक,
और मैंने कल बताया था जिसमें गिनती पाई जाती है, तो गिनती अगर पाई जाए तो उसमें कौन सा समाज होगा? द्विगु समास। जिसमें विशेषता पाई जाए जैसे नील गाय, तो वो कौन सा समाज होगा? कर्मधारय समास। और जिसमें पहला पद अव्ययी हो, अव्ययी, तो उसमें अव्ययीभाव समास पाया जाता है। बस सीधी सी बात। आंसर क्या है तुम्हारा? सी, द्वंद्व समाज है इसमें, माता और पिता में। ठीक है, माता और पिता में द्वंद्व समाज है। चलो अगला बताइए, धीरज 16 का क्या होगा? धीरज शब्द का तत्सम रूप कौन सा है इसमें से? ऑप्शन बताइए। ए है धैर्य, बी है धारण, सी है शांत, या फिर डी है सहन करना। धीरज का क्या होगा? धैर्य होगा, धारण होगा, शांति होगी, या सहन करना होगा? बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा धैर्य। क्या आंसर है? धैर्य। चलिए अगला बताइए, 17 आंसर। इसका आंसर बताइए, 17 में का क्या होगा? ये वाला। तस्य शब्द में विभक्ति और वचन कौन सा है? ऑप्शन है आपके। ए द्वितीय विभक्ति एक वचन, बी चतुर्थ विभक्ति एक वचन, या फिर सी षष्ठी विभक्ति एक वचन, या फिर डी प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रथम वाली एक वचन है। बताइए 17 में का क्या है? ए है, बी है, सी है, या डी है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ। इसका आंसर है तस्य में शब्द में जो विभक्ति है और वचन है वो है पहला। द्वितीय विभक्ति एक वचन है इसमें। ठीक है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। चलिए अगला बताइए, ये वाला 18 आंसर क्या होगा? 18 में का कौन सा आंसर सही है आपका? जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो वह वाच्य है। किस तरीके का वाच्य होता है वो? आंसर ए बताइए। क्या ए है कर्मवाच्य, या फिर बी है कर्थवाच्य, या फिर सी है भाववाच्य, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं? 18 का आंसर बताइए। जिस वाक्य में क्रिया की प्रधानता हो, तो मैंने कल बताया था, देखिए क्रिया की अगर जिसमें प्रधानता हो, क्रिया की, वो कौन सा होता है? भाववाच्य। और जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कौन सा वाक्य होता है? ये कर्मवाच्य। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्रिया की प्रधानता है तो कौन सा वाक्य है? इसका आंसर क्या होगा? भाववाच्य। आंसर सही है। बस सीधी सी बात, 18 का सी आंसर। चलिए अगला बताइए। अगला 19 का आंसर क्या होगा? 19वां का आंसर बताइए। 19 का आंसर क्या होगा? विकारी पद कितने प्रकार के होते हैं? विकारी जो पद होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है, बताइए इसका आंसर क्या है? 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, या ऑप्शन डी 6? कौन सा आंसर सही है? 19 का ए, 19 का बी, 19 का सी, या 19 का डी? हाँ कुछ बच्चों का तो ठीक आ रहा है। विकारी शब्द, चलिए मैं आंसर बता रहा हूँ। विकारी शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। चलिए अगला बताइए। अगला आंसर क्या है इसका? 20वें का, सब ये लास्ट है आज का जो सेट है उसका लास्ट है ये। बताइए इसमें क्या आंसर है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है इनमें से कौन सी है? पहला ए वाला है शिक्षक, या फिर बी वाला है दरबार, या फिर सी वाला है अंधेरा, या फिर डी वाला है कोमल? कौन सा है जातिवाचक संज्ञा, कौन सी है? 20 का आंसर बताइए। ए है, बी है, सी है, या डी है? हाँ हाँ, कुछ बच्चों का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, इसका आंसर बहुत अच्छा आया है कुछ बच्चों का।
हाँ बिल्कुल 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 सही है। शिक्षक, जातिवाचक जो संज्ञा शब्द है वो शिक्षक है, ठीक है। तो आज का हम ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से दोबारा फिर से मिलेंगे, तीसरा सेट लाएंगे हम। और आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, ये मेरी आशा है आप लोगों से। तो अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी बच्चों का एक बार फिर से।